नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कक्षा 10 के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में। अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। सत्ता यानी कि जो राज्य है, राज है, उसका बंटवारा। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ेंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। यानी आपने कक्षा 9 में इसके बारे में पढ़ा था। पिछले साल हमने देखा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे में सोच विचार को आगे बढ़ेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है, और इससे हम सत्ता के बंटवारे की उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की जाएगी। इसके लिए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं से शुरुआत करेंगे। बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप महाद्वीप का यह एक छोटा सा देश है, छोटी सी कंट्री है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। क्षेत्रफल में यानी कि ये एरिया वाइज अपने हरियाणा राज्य उससे भी यह बहुत ही छोटा है बेल्जियम। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग से लगती है। श्रीलंका, नीदरलैंड, लक्समबर्ग से इसकी सीमाएं लगती है। फ्रांस आदि से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इसकी जो आबादी है, जनसंख्या है, वो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। कितनी अधिक है? 1 करोड़ से अधिक, थोड़ी सी अधिक। यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। क्योंकि हरियाणा की आबादी है उससे इसकी जनसंख्या बहुत ही आधी है, यानी कि 1/2 है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। जो इस समाज की जातीय बनावट है वह बहुत ही जटिल है, कठोर है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। तो देश की आबादी का कुल 59% हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। फ्लेमिश एक शहर है, वहां पे रहता है और डच बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है? जैसे अपन हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, वैसे ही डच क्या है? भाषा, लैंग्वेज। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और वे क्या बोलते हैं? 40% लोग कहां पर रहते हैं? वेलोनिया में। और 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं। ये बोलते हैं फ्रेंच
भाषा, और ये बोलते हैं डच भाषा। डच भाषा। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। शेष 1% लोग, केवल 1% लोग ही जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। वो भी इधर की साइड रहते हैं, दूसरी साइड। राजधानी ब्रुसेलस के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी, इसकी राजधानी है वो है ब्रुसेलस। ब्रुसेलस। वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग इसमें फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग, 25% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 20% डच। 20% क्या बोलते हैं? डच। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग हैं, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा ताकतवर यानी कि ज्यादा अमीर लोग रहे हैं, ज्यादा उनका प्रभाव रहा है, ज्यादा समृद्ध रहे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को स्थिति से नाराजगी थी। जो डच लोग थे उनको इस स्थिति से नाराजगी थी क्योंकि वो फ्रेंच लोग इनसे ज्यादा समृद्ध वगैरह, शिक्षित वगैरह ज्यादा थे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का लाभ बहुत बाद में पाया था। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जैसे भारत में भी कुछ, जब भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठी तो कुछ दक्षिण कंट्रियों ने, दक्षिण की जो शहर थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हम तो हिंदी बोलते नहीं, हिंदी को कैसे आप राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं। और उनका कहना कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि प्रत्येक इलाका हिंदी नहीं बोलता, प्रत्येक इलाका हिंदी नहीं बोलता, वहां पर उनकी क्षेत्रीय भाषा चलती है, इसलिए यह राष्ट्रभाषा नहीं होकर केवल राजभाषा है। हिंदी केवल राजभाषा है। तो तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समूहों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेलस में दिखा। इन जो तनाव का रूप है वो ब्रुसेलस में ज्यादा दिखा। तो क्या होता है, यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे और अल्पमत में थे। आइए स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा का ऐसा कुछ श्रीलंका के भी साथ है। तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में ये तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में है। जैसे ये भारत का नक्शा है, इसके निचले इलाके में ऐसा श्रीलंका है, दक्षिण इलाके में है, ऊपर से भारत, उसके दक्षिणी इलाके में श्रीलंका है, सबसे निचले छोर में, जो दक्षिण तट से कुछ दूरी पर स्थित है। और इसके बीच में वो नदी आ जाती है। ऊपर पूरा भारत है, ऊपर पूरा भारत है और दक्षिणी छोर में श्रीलंका। इसकी आबादी
करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। इसकी आबादी, श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है, जो कि लगभग हरियाणा के बराबर है, हरियाणा के सिमिलर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय लोग समूह के लोग हैं, कई जातीय समूह के लोग वहां पर भी हैं, जातीय समूह के लोग कई वहां पर भी हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, सबसे सामाजिक प्रमुख समूह है वो किनका है? सिंहलियों का है, सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, जो जिसकी आबादी कुल 74% है। बाकी फिर तमिलों का नंबर आता है, तमिल लोग 18% है, वहां पर तमिल लोग 18% है, 74%, ये 18%। तमिल में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। इसमें भी तमिल के में भी 2 समूह है, एक श्रीलंकाई मूल के हैं, एक श्रीलंकाई मूल के हैं, दूसरे हैं हिंदुस्तानी मूल के, यानी हिंदुस्तानी से जाने वाले, एक श्रीलंका में ही जन्म वगैरह हुआ है। वैसे हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से आए लोगों की संतान है। हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक काल में बागानों के रूप में काम करने के लिए आए नए लोगों की संतान थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। मुख्य रूप से अपन देखेंगे, नक्शे में गौर करेंगे श्रीलंका के, तो पूर्व यह जो तमिल है पूर्वी और उत्तर प्रांत में, ये पूर्वी और उत्तर प्रांत में इनका बोलबाला है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, वे सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, और ईसाइयों का हिस्सा है वो केवल 7% है, जो तमिल भी बोलते हैं और सिंहली दोनों भाषा बोलते हैं। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? बेल्जियम में लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, इससे उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर 2 पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत ज्यादा था और वे लोग अपने मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते। आइए अब देखें कि असल में दोनों देशों में हुआ क्या, तो इसी के बारे में इस पार्ट में है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच में क्या क्या हुआ, इस पार्ट के बारे में इसमें जानकारी। तो आई होप यू आपको इतनी जानकारी पसंद आई होगी। अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।